कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेंगे, मेरी कितनी रैंक है, क्या आपको भूल नहीं करनी है और आप सर्टिफिकेट नहीं ले जा रहे हैं। और NIOS वालों को तो क्योंकि इससे आपके दिन काउंट होना चालू हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि KVS में जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, अलग अलग KV के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं और कहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेंगे और मेरी कितनी रैंक है, मैंने इंटरव्यू से क्या सीखा है, क्या आपको बताने जा रही हूँ, क्या आपको भूल नहीं करनी है, वो सारी बातें आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों ने पूछा था कि ये जो KV का है फॉर्म वो कहाँ से मिलेगा। तो KV की जैसे आपके जिस भी लोकल मतलब एरिया के जिस भी KV का आप देना जा रहे हैं, तो उस KV की पर्सनल वेबसाइट होती है। तो उस KV के नाम से जब आप सर्च करेंगे उस पर्सनल वेबसाइट को, तो वहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको ले जा करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो जब आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उस फॉर्म को फिल करना है बोल्ड लेटर में, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में आप उस फॉर्म को फिल करिए। और हाँ फ्रेंड्स, उस फॉर्म को फिल करते टाइम ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी कहीं कटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि वही फॉर्म जो होता है आपका वही जाता है इंटरव्यूवर्स के पास। इंटरव्यूवर्स वही फॉर्म चेक करता है और उसी के बेसिस पे आपको जज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कटिंग मत करिएगा। और अगर आप सीटेड पास हैं तो भी ठीक है, और अगर आप सीटेड नहीं पास हैं तो भी आप इसके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीटेड पास होंगे तो ही आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है, मैं ये भी एक बताने वाली हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं कहीं टीचिंग कर रहे हैं, उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो जितने भी दिन का एक्सपीरियंस है तो उस फॉर्म में जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है उसमें आपको मेंशन करना होता है। तो आप उसमें डेज़ में मेंशन करना होता है, ईयर्स में नहीं मेंशन करना होता। तो डेज़ में 365 डेज़ ही मिनिमम 1 ईयर माना जाता है। तो आपको वहाँ पे डेज़ में मेंशन करनी है कि कितने डेज़ का आपने टीचिंग किया है। और आपने मेंशन तो कर दिया, मान लीजिए आप मेंशन कर रहे हैं और आप सर्टिफिकेट नहीं ले जा रहे हैं टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो ही आपका ये माना जाएगा कि आपने टीचिंग को मतलब टीचिंग किया है। और एक बात और, जो लोग टीचिंग कर रहे रहते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। मिलती किन किन लोगों को प्रेफरेंस है, ये भी आप बात जान लीजिए कि सीटेट पास हो, सीटेट में अच्छे मार्क्स हों और टीचिंग का जिन्होंने किया है उनको प्रेफरेंस मिलती है। और कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि ये जो बीएड वाले हैं वो जाएं कि ना जाएं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये डिसीज़न दिया है अगस्त में, उसके हिसाब से ये केवी वाले भी कॉन्ट्रेक्चुअल में भी बीएड वालों को पीआरटी के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और बाल वाटिका का तो अलग ही है। अगर डीएलएड वाले सोच रहे हों कि बाल वाटिका में उनको एलिजिबल माना जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाल वाटिका के लिए एनटीटी कोर्स उसके लिए एक अलग ही होता है, वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात हो गई आपके फॉर्म की कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करने हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है किसी भी केवी में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लगेगा, तो कोई भी फ़ीस का पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेफिक्र होकर जाइएगा। और हाँ, अपने सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल वाले भी अपने साथ में लेके जाइए, क्योंकि ओरिजिनल आपका एक है फ़ोल्डर, उसमें आप अपना मतलब बना के अच्छे से फ़ाइल में लेके जाइएगा। और जो वो फॉर्म रहता है आपका वो ही जाता है एग्ज़ामिनर के पास। तो फॉर्म को फिल करते टाइम उसमें एक कॉलम आता है अदर्स, मतलब कि आप मतलब कि अदर्स आपने क्या अच्छा किया है। जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया है, उसके बाद इंटर किया है, फिर कोई भी ग्रेजुएशन जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अदर्स में आप जो भी स्पेशल आपके पास डिप्लोमा है वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो इतना तो ये रहा फॉर्म का प्रोसीजर, आप अपना ये करके वहाँ पे जाइए। और बीएड वाले बाहर हैं, बिल्कुल भी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इस बार, ठीक है। तो इस बार आपके लिए ये भी है, जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए ये भी है कि हर केवी में भीड़ कम है बीएड वालों की वजह से। और
टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो भी हो रहे हैं, उनका भी वही फॉर्म रहता है। देखिए जो फॉर्म का फॉर्मेट रहता है ना, सेम फॉर्मेट रहता है, लेकिन उसमें वो अपने डिग्री के हिसाब से उसको फिल करते हैं, ठीक है। मतलब कि उन्होंने जो किया है, बीएड किया है या फिर जो भी किया है, जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी डिग्री के हिसाब से फिल करते हैं। और हाँ, प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने टीचिंग किया है। अगर टीचिंग किया है तो टीचिंग सर्टिफिकेट्स ज़रूर लगाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम पहले से सेटिंग रहती है लोगों की, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो अब देखिए, ये तो केवी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी केवी में हो रहा है, कौन से केवी में नहीं हो रहा है, इस तरह से। पर ऐसा कोई, अब देखिए, जब तक कोई साक्ष्य नहीं रहता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। पर आपको जाना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। मैंने कईयों को देखा है जो गए हैं, इंटरव्यू दिया है और उनकी अच्छी रैंक आई है, ठीक है। तो मैं आपसे अब शेयर करने वाली हूँ कि मेरी अपनी खुद की रैंक क्या है, क्योंकि मेरा नाम तो अनंता सिंह है, उस हिसाब से आप जान जाओ कि मेरी खुद की अपनी रैंक क्या है। तो ये रहा आपका, मेरी अपनी रैंक खुद की। मेरी रैंक है, देखिए यहाँ पे 6, ठीक है। तो अब ये जो मेरी 6 रैंक है, इसमें क्या है, इसमें क्या मुझे तुरंत कॉल आ जाएगी या नहीं आएगी? तो इसमें कॉल इस बेसिस पे आएगी कि जिस विद्यालय में मैंने दिया है इंटरव्यू अपना, उसमें क्या मतलब कितनी सीटें हैं। अगर 6 से ज़्यादा सीटें हैं तो ज़ाहिर-सी बात कॉल आएगी, और 6 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं तो फिर कॉल क्या पता बाद में आ सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई मेरे जो अबव 5 कैंडिडेट्स मेरे अबव हैं, और जहाँ जिस केवी में मैं गई थी, वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स गए थे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सिमेटली 50 स्टूडेंट में मेरी 6th रैंक थी, तो काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है 6। लेकिन अब फाइनल सिलेक्शन होने तक ही रहता है कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया तब तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं उनके वेट कर रही हूँ कि कॉल आएगा या जैसा भी होगा वो अपना करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए पहले कैंडिडेट ने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरे ने कहीं और ज्वाइन कर लिया। क्योंकि होता क्या है कि एक ही कैंडिडेट अलग-अलग केवी विद्यालय के इंटरव्यूज़ दिया रहता है, ठीक है। तो उसको जहाँ पे मतलब नज़दीक पड़ेगा, लोग ज़ाहिर-सी बात है वहीं पे जाएँगे, क्योंकि सैलरी तो सेम है, तो मतलब डिस्टेंस का क्या ही वो है। तो हो सकता है कि कॉल आ जाए, क्योंकि कभी-कभी 6 से ज़्यादा भी वैकेंसी रहती है। या फिर कभी-कभी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा जगह अप्लाई किए हैं, तो फिर वो वहाँ चले जाएँगे, तो वो अलग बात है, फिर वो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि क्या हुआ। बट हाँ, जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन 100% श्योर है। क्योंकि देखिए, 100% श्योर इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि वाक़ई में बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने उन्हें नहीं बताया था। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या देखा होगा, और मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, और 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस था, सर्टिफिकेट था 5 इयर्स का, किसी के पास 3 इयर्स का, किसी के पास 4 इयर्स का। तो वो भी वो भी मैटर करता है, और मेरे पास पहले कोई ऐसा मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को खुद बताया है कि मेरे घर का खुद का स्कूल है। तो अब इंस्टेंटली ऐसा होता है ना कि जब आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा उस टाइम, तो ही आप लगाओगे, वरना अपना तो स्कूल है, मैं तो सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करवा लेती अपने लिए। बट हाँ, ये मेरी माइनस पॉइंट थी कि मैं जो है सर्टिफिकेट नहीं लेके गई थी, तो उस बेसिस पे भी होता है जस्ट, ठीक है। तो बाकी मैंने जो इंटरव्यूज़ के खुद के वीडियोज़ बनाए थे, उसी में से मुझे मुझे बहुत हेल्प मिली। अपने ही वीडियोज़ से मैंने जितने भी डेमो टीचिंग्स वगैरह बनाए थे, हिंदी वर्डमाला पे या फिर जो भी इस तरह से बनाया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। मैंने उनको आंसर्स भी किए थे, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट भी किया था। हालाँकि मेरे साथ कुछ डायरेक्ट वैकेंसी में ऐसा कुछ हो गया था, वो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूँगी, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट वैकेंसी में पूरा नहीं हुआ। लेकिन इट वाज़ वेरी पेनिंग फॉर मी, बट क्या ही कर सकते हैं, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो गया था। तो चलिए, आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और एनआईओएस वालों को तो मैंने वहाँ पे नहीं देखा, एक भी एनआईओएस वालों को, जिस भी सेंटर पे एनआईओएस मतलब जहाँ पे मेरा था, वहाँ पे एक भी एनआईओएस वाले नहीं थे। और बाकी मेरी रैंक 6 है,
और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ-साथ आप टीचिंग जहाँ पे भी हो, वहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे बड़े-बड़े स्कूल होते हैं ना, जैसे केवी को एक मतलब साइड में रख दीजिए। मान लीजिए आपका ये केवी में होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो बहुत बड़े-बड़े स्कूल हैं जो कि सैलरीज़ अच्छी देते हैं, 50,000 से लेके अप्रॉक्स देते हैं। मेरी तो स्पीकिंग भी इंग्लिश है, लेकिन क्या है ना कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं लगाया। तो बड़े-बड़े स्कूल वगैरह में क्या होंगे कि एक्सपीरियंस विद स्पीकिंग आपकी अच्छी है, आपकी जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश में बोलना है, तो आप अच्छा मतलब गेन कर सकते हैं, आप अच्छी जॉब पा सकते हैं बड़े स्कूलों में भी। और आजकल तो गवर्नमेंट से ज़्यादा ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी दे रहे हैं, ठीक है? तो बेहतर ये होगा, सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मेरी तो यही सलाह होगी जो जहाँ भी है वो वहीं स्कूल में जॉइन कर ले, क्योंकि इससे आपके दिन काउंट होना चालू हो जाएँगे कि कितना आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आपको कोई भी डाउट होगा टीचिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। मतलब मुझसे जितना हो सका मैंने आपकी हेल्प किया, बताने की कोशिश किया कि क्या वहाँ पे माहौल रहता है, कैसा माहौल रहता है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार।